पूर्व जज चैलमेश्वर ने बताया कि सीजीआई के खिलाफ क्यों करनी पड़ी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी, जब एक मीटिंग के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी दिए थे कुछ एडवाइस और सुझाव। जस्टिस जे चैमलेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लांगुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीजीआई दीपक मिश्रा पर मनमानी का आरोप लगाया था। 12 जनवरी 2018 को जब सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम सीनियर जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन सीजीआई दीपक मिश्रा पर मनमानी का आरोप लगाया था। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने सार्वजनिक तौर पर चीफ जस्टिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, उस समय सीजीआई के बाद नंबर 2 रहे जस्टिस जे चैमलेश्वर और जस्टिस कुरियन जोसेफ भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। दोनों जज अब रिटायर हो चुके हैं और 5 साल पुराने उस अभूतपूर्व घटनाक्रम पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है कि 2018 में क्या हुआ था। बताया है कि आखिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। क्या पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई एजेंडा था? नहीं। जस्टिस जे चैमलेश्वर ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे कोई एजेंडा बिल्कुल नहीं था, बल्कि अनियमितता मतलब डिस्टर्बेंस या फिर कह सकते हैं एक प्रकार का प्रेशर या करप्शन की तरफ ध्यान दिलाना था। तमाम फ्रंट पर सुधार की आवश्यकता थी और हमें लगा कि देश के लोगों को जानना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि तय उन्हीं को करना था। एक स्वतंत्र नागरिक के तौर पर मैं अपने विचारों को ऑन रिकॉर्ड रखने के लिए स्वतंत्र हूँ। दूसरे लोगों ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी। मतलब एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अपने विचार बताना चाहता है, जो उसके साथ इलीगल चीज़ें हुई या फिर इनजस्टिस हुआ और या आप कह सकते हैं संविधान के खिलाफ हुआ। जस्टिस चैमलेश्वर कहते हैं कि निकटतम कयास लगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर मेरे घर ही क्यों हुई थी। लोगों ने एक अलग कहानी बनाने की कोशिश भी की, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किसी भी जज को वहां जबरन नहीं किया गया था। वो तो मैंने ही अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। हमें क्या मालूम था कि बाकी की और जजेज वहां पर आकर के जुड़ जाएंगे, नहीं लगाया था। वहीं जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू हुई एक कहानी का अंत इसके विपरीत हुआ। मेरा मानना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक मैसेज जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं और वही तय करते हैं कि कौन सा केस किस जज के पास जाएगा। जस्टिस जोसेफ कहते हैं कि मैं हाई कोर्ट का जज और चीफ जस्टिस रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 6 साल के कार्यकाल के दौरान सिर्फ 3 बार ही फुल कोर्ट हियरिंग हुई। ये क्या है? जबकि हाई कोर्ट में प्रत्येक 6 महीने में ऐसा होता था। जस्टिस जोसेफ कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काम का बंटवारा ठीक तरीके से होगा। 13 उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि जजों को एक भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस लीड करने का मौका ही नहीं मिला और कई ऐसे जज भी थे जो लगातार संवैधानिक पीठ की अगुवाई किए जा रहे थे। ये किस टाइप का चलन है? मेरे लिए यही ट्रिगरिंग पॉइंट था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उकसाया गया था। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ में जस्टिस कुरियन जोसेफ ने बताया कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक इन हाउस मीटिंग भी हुई थी, जिसमें तमाम हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस शामिल हुए थे। अब आने वाले दिनों में सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की कतार में थे। मौजूदा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। इस मीटिंग में चर्चा हुई थी कि आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थितियों से किस तरीके से बचा जा सकता है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने भी कई सुझाव दिए थे। जस्टिस जोसेफ कहते हैं कि उसके बाद भी मुझे
कुछ खास बदलाव नहीं दिखता। मुझे उम्मीद है कि मौजूदा चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उस वक्त जो आइडियाज़ दिए थे उन्हें याद रहेंगे। आपको बता दें कि उस बहुचर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस जे. चमलेश्वर के अलावा जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लांकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ शामिल थे। जस्टिस गोगोई बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। इन चारों जजों ने तत्कालीन सीजीआई दीपक मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं को बचाया नहीं गया तो देश में लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं बचेगा। जजों ने आरोप लगाया था कि दीपक मिश्रा बिना पारदर्शिता के केसेज का बंटवारा कर रहे हैं। जजों में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिखा एक पत्र भी दिखाया था। कहा था कि वे पहले भी अपनी चिंताएं जाहिर कर चुके थे, अपनी चिंताएं व्यक्त कर चुके थे कि जूनियर जजों को संवेदनशील मसले सौंपे जा रहे हैं, लेकिन सीजीआई मिश्रा ने खत का जवाब बिल्कुल नहीं दिया। जस्टिस जे. चमलेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज समान। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज समान और स्वतंत्र है, एक जैसा है और इक्वल है। जजों के बीच पारदर्शी तरीके से केसेस का बंटवारा किया जाना चाहिए, नहीं तो जस्टिस पर, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े होंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी पर, उसकी जस्टिस के मेथड पर एटसेट्रा। जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू न्यू क्वांटम क्लासेस। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इस पर हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट बात है कि किस तरीके से बच्चों का संस्कार घर से देना चाहिए। बच्चों को 10-12 साल की उम्र तक के बच्चों को हर चीज़ समझा देना चाहिए, चाहे वो धर्म की हो, संस्कार की हो, बड़ों की आदर करने की हो। जितने बच्चे आदर्शवादी होंगे, हमारा देश भी उतना ही आदर्शवादी होगा। और जो कन्वर्जन का मुकाबला करने में भी इसे मदद मिलेगी, चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म से जो भी लोग हैं एक दूसरे का कन्वर्जन करते हैं, ये ठीक नहीं है। और इससे जो एथिक्स होती हैं, एथिक्स से भी एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो कि 3 साल में कमाई, इज्जत, दौलत और शोहरत नाबालिगों का ब्रेन वॉश करने को बद्दू सुनाता था झूठी किस्से। तो ये एक कन्वर्जन की बड़ी बुरी खतरनाक दास्तां है। इसमें 400 नाबालिग बच्चे फंस चुके हैं और ये रैकेट उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लेकर के महाराष्ट्र तक फैला हुआ है पूरे भारत में, और विदेश से फंड आ रहा है। तो इसमें चलते हैं कि इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। पुलिस के मुताबिक, जो पुलिस में जानकारी मिली है, एक लेख के अनुसार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पुलिस के मुताबिक नाबालिग का धर्म परिवर्तन करने वाले गिरोह के सरगना शाहनवाज मकसूद खान उर्फ धर्मांतरण की झूठी कहानी बनाकर नाबालिगों को सुनाता था, जिसमें वो धर्म के प्रति प्रभावित हो सके। जितने भी बच्चे उसके कांटेक्ट में थे, वो बाडू गेमिंग, वो क्या करता था, एक प्रकार का मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए, जिसका नाम है डिस्कॉर्ड नाम का एक मोबाइल गेम है, के माध्यम से नाबालिगों का धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का सरगना शाहनवाज मकसूद खान उर्फ बच्चों को धर्मांतरण की झूठी कहानी बनाकर अपने जाल में फंसाता था। फिर क्या होता कि गाजियाबाद पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि बद्दो के बारे में रोज़ाना नए खुलासे हो रहे हैं। ये बद्दो एक करेक्टर है। चौंकाने वाली बात ये है, ये चौंकाने वाले खुलासे ये हो रहे हैं कि पुलिस के मुताबिक, पुलिस ने जो जानकारी की, पूछताछ की, नाबालिगों को मुस्लिम धर्म के प्रति प्रभावित करने का बद्दो उन्हें धर्मांतरण की झूठी कहानी बनाकर सुनाता था। धर्म परिवर्तन कर चुके नाबालिगों से पूछा तो पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि वह नाबालिगों से कहता था कि धर्म परिवर्तन करने के बाद 3 साल के अंदर उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। धर्म परिवर्तन करने वाले बच्चों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि शाहनवाज अपने धर्म परिवर्तन की झूठी कहानी सुनाकर किशोरों
को जाल में फंसाता था। धर्मांतरण का शिकार बने किशोरों को बद्दो ने बताया कि पूर्व में पहले वह एक ईसाई धर्म को मानने वाला था, चर्च में पूजा पाठ करता था। उसके बाद फिर कुछ वक्त के बाद उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ से। उसने बहुत सारी समस्याओं को झेला, जीवन में कष्ट झेले, कष्ट था उसका कहना है। उसके सारे काम बिगड़ रहे थे, कोई काम नहीं बना था। वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। वो एक महत्वाकांक्षी बच्चा था। उसने ये डिसाइड किया कि 4 साल पहले उसने जब धर्म परिवर्तन किया, मुसलमान बन गया, उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। ये कहना है उस बद्दू का जो बच्चों को, नाबालिगों को फंसा रहा है धर्म के जाल में, और वह एक प्रकार का रैकेट बना करके चल रहा है। 3 साल में उसे, अब उसने कहा कि 3 साल में उसे इज्जत, शोहरत और दौलत सब कुछ मिल चुकी है। लेकिन अगर हम देखें और भी लोग हैं, उन्हें तो कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं है। पुलिस का कहना है कि शहनवाज ऐसी ही झूठी कहानी सुनाकर ब्रेन वॉश करता था बच्चों का, जिसके बाद नाबालिग बच्चे धर्मांतरण की राह पर हो लिए चल पड़े। इतना ही नहीं, बद्दो नाबालिग को धर्म बदलकर आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित करता था। उसके पीछे उसका मकसद केवल और केवल ये था कि वो छोटे छोटे बच्चों को उनके परिवार से अलग कर सके और उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाने की शिक्षा देता। बच्चों के साथ की गई चैट में पुलिस के इन बातों के सबूत भी मिलते हैं। और इसी के साथ साथ अभी बता दें कि कवि नगर पुलिस ने गेमिंग ऐप से धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए संजय नगर सेक्टर 23 स्थित धार्मिक स्थल की कमेटी के पूर्व सदस्य को गिरफ्तार किया था। अब्दुल रहमान गाजियाबाद के संजय नगर इलाके में रहने वाले 2 नाबालिगों के संपर्क में भी था और पूछताछ से पता चला कि अब्दुल धर्म परिवर्तन को लेकर नाबालिगों को उनकी शंकाएं दूर करता था। जो उन्हें कोई समस्या होती तो उसे सॉल्यूशन बताता। वह धर्म विशेष की धार्मिक पुस्तक और उनसे संबंधित रीति रिवाजें, कहानियाँ के बारे में जानकारी दिया करता था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्विन में चेयरमैन पॉल मेहता और नेटवर्क के विशेष सलाहकार एलेक्स ट्रूमैन हाल ही में जापान में हुई क्वाड बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की राजकीय अमेरिका यात्रा से पहले यहां वाशिंगटन डीसी में बाइडन प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे हैं। अब देखो, मैं आपको बता दूं, जब कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे देश में जाता है, उससे महीने 2 महीने पहले ही उस बड़े देश के साथ, अब ये अमेरिका और भारत का जो मीटिंग है, प्रधानमंत्री का वहाँ पर जाना 21 जून 22 को, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो इससे संबंधित जो भी टॉक्स होती हैं, जो भी आपके ऑफिशियल वर्क होते हैं, वो पहले से ही कर दिए जाते हैं। ये तो केवल औपचारिकता रह जाती है वहाँ पर पहुँचने की, और वहाँ पर जाकर के साइन होते हैं। तो ये तो हमेशा होता रहता है। अजित डोभाल जी गए, जयशंकर भी, उन्होंने भी चक्कर लगाया, और यहाँ से टॉक्स होती रहती हैं आपस में, जो आपका डिप्लोमेटिक लेवल पे सारे काम होते रहते हैं। तो उसी के संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राहुल गांधी गए थे, किसके लिए, केवल गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए, वहाँ कोई ऑफिशियल कंडीशन थी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी तो अभी कोई अध्यक्ष भी नहीं है, न वो आपके बाय नाइट से सांसद रहे हैं। उन्हें डिफेमेशन के केस में उन्हें उनके पद से हटा दिया है, और वो पार्लियामेंट के सदस्य भी नहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब जा रहे हैं तब देखो कितना हलचल है। इसे हम हलचल ही कहेंगे, और ये कोई प्रचार नहीं है, ये एक्चुअल में होता है। पहले भी देश की सरकारें नहीं हैं, उन्हें किसी ने नहीं पूछा, और पीएम मोदी दूसरी बार जा रहे हैं, और भारतीय समुदाय, स्पेशली भारतीय जो एनआरआई है, उन्हें संबोधित करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में 2024 का जो चुनाव है, उसमें बीजेपी अपना बढ़ चढ़ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो अब हम बात करने वाले हैं कि भारत के पास कुशल और प्रतिभाशाली युवा हैं। इसका मतलब क्या है कि जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई मिसाइल काम कर सकते हैं, बिल्कुल, मतलब वो ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं टेक्नोलॉजी को। भारत के पास अपने प्रतिभा आधार और ज़मीन के अगर हम देखें तो वो भी काफ़ी है। भारत के पास अपनी प्रतिभा आधार और चीन के बाहर दूसरे बड़े विनिर्माण आधार के रूप में खड़े होने की क्षमता के कारण बहुत सारे अवसर हैं। ठीक है। क्वाड इन्वेस्टमेंट नेटवर्क, क्विन जिसे बोलते हैं, के प्रमुख ने साथ ही कहा कि क्वाड देशों में चिन्हित
क्वाड देशों द्वारा चिन्हित तकनीकी क्षेत्रों में भारत अहम और अग्रणी आगे वाली भूमिका निभा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि भारत के जितने भी दिग्गज हैं IITians, वो सारे के सारे बड़े बड़े CEO हैं, बड़े बड़े आपके जैसे आपका गूगल हो गया, सुंदर पिचाई हो गया, नडेला हो गए, इस तरीके से देखें। और एक और स्पेशल बात है कि जो अमेरिका की प्रेसिडेंट हैं, है ना, उनके जो आपकी वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल के लोगों की करीब 150 भारतीय मूल हैं के लोग हैं जो उनके कैबिनेट में शामिल हैं। क्वाड की बैठक और PM मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले ये बयान आया है, तो ये बहुत अपने आप में मायने रखता है। 20 मई को शुरू किया गया था क्विन के अधिकारी जो भी हैं वो 20 मई को शुरू की गई उनकी बैठक। मेहता ने कहा कि भारत सरकार मेड इन इंडिया अभियान बहुत बड़ा है। भारत सरकार का जो मेड इन इंडिया है वो काफ़ी बड़ा है, एक क्षेत्र में नहीं है, डिफेंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और ये भारत उभरना चाहता है, आपकी गाड़ियों के क्षेत्र में जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं, भारत उभरना चाहता है और दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनना चाहता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे जाना चाहता है, जो पिछले 30 सालों में चीन बना हुआ है। चीन ने सबसे ज़्यादा जो तरक्की की है वो की है आपकी कब तक, 1970 से लेकर के 2005 और 6। फिर तो एक बार अगर किसी की इकोनॉमी पुश हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत हो जाता है, आप देखते ही होगी चाइना की हर माल हर जगह मिलता है। जो पिछले 30 सालों में चाइना ने आगे बढ़ा है, बस भारत का भी इसी टाइप का ही पिछले 5 साल का ही उद्देश्य है। भारत अमेरिकी उद्यमी मेहता ने कहा कि क्वाड देशों जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के अंग के तौर पर भारत के पास जबरदस्त अवसर हैं। समूह में सिर्फ विकासशील देश हैं, जबकि शेष तीनों देश पहले से ही विकसित हैं। भारत में प्रतिभा की भरमार है, उन्होंने कहा। इसलिए भारत के पास प्रतिभा आधार और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़े विनिर्माण आधार के रूप में खड़े होने की क्षमता है। तो ये कहानी है आपके क्वाड की जो मैंने बताई। अब जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको फिर से वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।